हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 12 दिसंबर और हम 12 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के अंदर एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव मनाया गया है। चराईचुंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है असम राज्य के अंदर। किस राज्य में? असम राज्य के अंदर। चराईचुंग महोत्सव जो हाल ही के अंदर असम राज्य के जो माजुली द्वीप है वहाँ मनाया गया है और इसका उद्देश्य एशिया का पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य चराईचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है, जिसे 1633 में अहोम राजा प्रताप सिंह ने स्थापित किया था। किसने किया था? 1633 के अंदर किसने किया था? तो अहोम राजा प्रताप सिंह ने इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य के अंदर किया गया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इस राज्य में अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में रेडियो दिरांग 88.4 FM अपनी मिट्टी कहानी के नाम से लॉन्च हुआ है, जो सीमावर्ती समुदायों के लिए संचार और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करेगा। जो मुख्य स्थान है वो दिरांग अरुणाचल प्रदेश है और इसका जो नाम रखा गया है वो रेडियो दिरांग 88.4 FM अपनी मिट्टी अपनी कहानी। उद्देश्य के स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना, प्रशासन और समुदाय के बीच सेतु का काम करना और विकास कार्यों की जानकारी देना। संचालन, इसका जो संचालन है स्टेशन पूरी कमान द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया है। बात करें इसके संबंध में तो इससे पहले सेना ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में रेडियो चिनार जो 2021 के अंदर किया था और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पंचशूल पल्स 2025 जैसे स्टेशन भी शुरू किए हैं। लेकिन दिरांग वाला पूर्वी थिएटर का पहला है। ये कौन सा है? ये दिरांग वाला पूर्वी थिएटर का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिलिंग में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण निर्देश दिया गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण निर्देशित किया है? तो कितना किया है? ये किया है 30%, 30%। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण के निर्देश दिए गए हैं। किसमें? बार काउंसिल के अंदर। सिंध राज्य विधि की परिषदों के चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, उनमें 30% सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित रखी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल ही में बने सूर्यकांत और जस्टिस जोयमल्ल्या बागची की पीठ ने कहा है कि चालू वर्ष है, इसके लिए विधि के परिषदों में अभी चुनाव होना है तो उन्हें 20% सीटें महिला उम्मीदवारों से भरनी चाहिए। यदि चुनाव लड़ने के इच्छुक है वो वकील ज़्यादा नहीं तो 10% सीटें विशेष रूप से चयन को ऑप्शन के माध्यम से भी भरी जानी चाहिए। ये उन्होंने निर्देश दिया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है सुप्रिया साहू को। किसको किया गया है? सुप्रिया साहू को। तमिलनाडु सरकार के अंदर जो अतिरिक्त मुख्य
जो सचिव है सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा नैरोबी के अंदर आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के अंदर दौरान घोषित किया गया और ये सुप्रिया साहू को ये पुरस्कार इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी के अंदर मिला है, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो मानवता और पृथ्वी के लिए मापनीय और परिवर्तन का जो कार्य पर्यावरण का लाभ पैदा करते हैं। इनको क्यों दिया गया है तो इन्होंने 25 लाख हरित नौकरियों जो तमिलनाडु के अंदर 25 लाख हरित नौकरियां सर्जित की है और तमिलनाडु के वन आवरण में वृद्धि की है। सार्वजनिक स्थलों और बुनियादी ढांचों में हीट अनुकूलन उपाय शामिल किए हैं और लगभग 1.2 करोड़ लोगों को जलवायु सहनशीलता में सुधार किया। तो तमिलनाडु को अनुकूल और टिकाऊ शीतलन के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है। हाल ही में भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है, तो ये जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। 10 दिसंबर को भारत ने 9 साल बाद जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वही जर्मनी स्पेन को हराकर 8वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बना है और भारत ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हॉकी इंडिया ने हर प्लेयर को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत की 2025-26 के लिए विकास दर के पूर्व अनुमानों को 6.5% बढ़ाकर कितना कर दिया है। एशियाई विकास बैंक है तो इसने जो भारत की 2024-25-26 की के लिए जो विकास दर है उसको पूर्व अनुमान को 6.5% बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये कर दिया है 7.2%। कितना कर दिया है? 7.2%। 10 दिसंबर 2025 को एडीबी ने फाइनेंशियल 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5 से पूर्व अनुमान को बढ़ाकर 7.2 कर दिया और ये परिवर्तन मुख्यतः हालिया कर कटौतियों में समर्थित मजबूत घरेलू खपत के कारण हुआ है और सितंबर में जो समाप्त हुए दूसरी तिमाही के दौरान भारत ने 8.2% की वृद्धि जीडीपी जो वृद्धि है वो दर्ज की थी, जो 6 तिमाहियों का उच्च स्तर है। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार अनंत अंबानी को दिया गया है। भारत देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 जो पुरस्कार है वो रवीना टंडन को दिया गया है और हाल ही में रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है। भारत देश दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला है और हर साल मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और हाल ही में यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।